हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधावी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे सेल डिवीजन होती है, कैसे एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, किस तरह से क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, मैं गिरीश कुमार। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक पेज। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, राइट। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑन टेलीग्राम ग्रुप। जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं मेधावी इंस्टीट्यूट के नाम से। स्टूडेंट्स, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, राइट। अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। क्लियर? चलिए, तो शुरू करते हैं। सेल साइकिल। स्टूडेंट, सेल साइकिल में क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। तो ये प्रोसेस है क्या, किस तरह से प्रोसेस होता है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं साइकिल क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कोई चीज वापस से उसी सर्कल में, या हम बोल सकते हैं जहां से शुरू होती है वो वापस वहीं पे पहुंचती है, दैट इज अ सर्कल और साइकिल। क्लियर? जरूरी नहीं है सर्कल हो, जरूरी नहीं है कुछ और हो, बट साइकिल तो बनता ही है जब वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचती है। तो यहाँ पे सेल साइकिल का मतलब है कि सेल कोई ऐसी साइकिल के थ्रू चल रहा है जहाँ पे वो खुद एक ही प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। तो वो किस प्रोसेस को रिपीट करेगा? जब सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड होना होगा तो सेल किसके थ्रू जाएगा? सेल साइकिल के थ्रू। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल में सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? G1 स्टेज। तो सबसे पहले आएगी G1 स्टेज, फिर आएगी S स्टेज, एंड देन आएगी G2 स्टेज, एंड देन एम स्टेज, या हम एम फेज कह सकते हैं। क्लियर? तो G1 जो होती है, G1 फेज, उसका पूरा नाम क्या होता है? गैप वन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एस फेज? दैट इज सिंथेटेज फेज, व्हिच मींस समथिंग व्हिच इज, जो क्या होगा, जिस चीज की सिंथेसिस होगी, राइट। दैट इज वाई नाम क्या है? सिंथेटेज स्टेज। गैप टू स्टेज, एंड देन माइटोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैप वन। अच्छा, आफ्टर माइटोसिस देयर विल बी G0 फेज, विच मींस क्वेसिसेंट फेज। एक और नाम से इसे बुलाया जाता है क्वेसिसेंट फेज। आपने एनसीईआरटी की बुक में ये पढ़ा होगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज की। उससे भी पहले जरा हम पहली दो लाइनों को पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। इसका मतलब है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन कब होती है? ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द सेल। कहाँ होती है वो हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं गैप वन। गैप वन क्या है स्टूडेंट्स? एक फेज है सेल साइकिल का। आप कह सकते हैं वन थर्ड ऑफ सेल साइकिल इज G1 फेज। G1 में कितना टाइम इसे स्पेंड करना पड़ता है? दैट इज 6 to 12 आवर। तो आवर्स में अगर आपको दिया है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक सेल को, एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट। तो एक सेल को, एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 24 आवर। तो इन ह्यूमन बॉडी सेल डिवाइड्स इनटू टू इन 24 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों में 24 आवर है, तो ईस्ट में कितना है? एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में और आपने पढ़ा भी होगा, तो ईस्ट में है 90 मिनट। कितना है? 90 मिनट। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? G1 फेज हमने सबसे पहले देखी, जहां पे कितना टाइम लगा? 6 to 12 आवर। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दैट मींस इसमें सेल की क्या होगी? ग्रोथ होगी, और सेल का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। क्लियर? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म दोनों ही इस फेज में, इस फेज में ग्रोथ भी होगी और साथ में मेटाबॉलिज्म भी होगा। इस फेज के बाद एंटर करेगा स्टूडेंट्स, जो सेल है वो करेगा एस फेज में एंटर। एस फेज में कितने टाइम के लिए रहेगा? 6 to 8 आवर। और इस 6 to 8 आवर में क्या होगी? डीएनए की
रेप्लिकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होती है, दैट इज एस फेज। अब होता क्या है, आप ध्यान से सुनो, अगर सेल यहाँ पर जीवन में, अगर मान लो इसके पास 2n है, 2n मींस क्रोमोसोम कितना है, 2n विच इज डिप्लॉयड, विच इज इन ह्यूमन केस, या हम बोल सकते हैं इन ह्यूमन इट इज 46, और जिसे हम डिप्लॉयड भी कहते हैं। आफ्टर जीवन क्या होगा, अब आप ध्यान से सुनना, इसके पास क्रोमोसोम कितना है, 2n विच इज 46, एंड अब समझ लो जो डीएनए का कंटेंट है दैट इज 1D। नो व्हाट इज डीएनए का कंटेंट, डीएनए से ही क्रोमोसोम बना है, लेकिन हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको पता है जम्बल्ड फॉर्म में जब डीएनए पैक्ड होता है तो वो एक क्रोमोसोम बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो क्रोमोसोम तो बना है और वहां पे डीएनए कैसा है, एकदम पैक्ड है। सिर्फ हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज 1। अभी हम मान के चल रहे हैं 1। तो एस फेज में डीएनए की जब रेप्लिकेशन होगी तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, क्रोमोसोम अभी भी 2n ही रहेंगे, दैट मीन्स डिप्लॉयड ही रहेगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, 1D की जगह 2D हो जाएगा। डबल हो गया ना, 1D का डबल 2D, तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल। बेटा अगर ये डबल हो गया तो अब आप ध्यान दो जरा, आप ध्यान देंगे, अगर मान लो डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे कैसे क्रोमोसोम दिखेगा हमें, वो हम अभी चेक करेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, देखो हमारे पास जो डीएनए का कंटेंट है वो जैसे ही डबल हुआ, क्रोमोसोम जो नॉर्मली ऐसे दिखता था, अब वो कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। बात समझ में आई। अच्छा वो इस तरह से क्यों दिखेगा, देखो इससे भी पहले क्रोमोसोम कैसा दिख रहा था, इससे पहले क्रोमोसोम दिखता था इस तरह से, लेकिन अभी क्या हुआ, इसका कंटेंट डबल हो गया। डबल होने से यहाँ पे था 1D, यहाँ पे हो गया 2D, दैट मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम कंटेंट हुआ डबल। डबल होने से क्या हुआ, क्रोमोसोम में डायड बन गए, दैट मीन्स एक को कहा जाता है क्रोमेटिड, ठीक है, क्या कहेंगे, क्रोमेटेड। और जब यहाँ पे दो बन गए तो उसे क्या कहेंगे, और दोनों को अगर हमें साथ में कहना हो तो हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटेड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटेड। बात समझ में आई, क्लियर। तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट क्या हुआ, डबल हुआ। डबल होने से क्या हुआ, इसके जैसा ही दूसरा डीएनए इसके साथ एज ए सिस्टर क्रोमेटेड जुड़ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो अब है एस के बाद है G2 फेज। नाउ व्हाट इज G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 3 to 4 आवर्स के लिए रहती है। डीएनए कैसा है, डबल है अभी भी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2n था पहले, बाद में 4n हो गया। हमने आपको समझाने के लिए पहले कहा 1D एंड देन बाद में कहा 2D। यहाँ पे कितना है, 4n ही है। अब जाएगा माइटोसिस में, कौन सी स्टेज में जाएगा, माइटोसिस स्टेज में, क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस स्टेज यहाँ पे होगी, तो मान लो एक सेल यहाँ से चला था और माइटोसिस तक पहुंचते पहुंचते कितना बन गया, आफ्टर माइटोसिस कितना बन जाएगा, माइटोसिस में एंटर करने के बाद जब वो माइटोसिस से निकलेगा तो वो बन जाएंगे 2 सेल्स, 2 में डिवाइड हो जाएगा। बेटा डिपेंड करता है ये माइटोसिस मियोसिस कहाँ हो रही है बॉडी में, ठीक है। तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा, जहां भी ये जैसे भी होगी उस हिसाब से ही माइटोसिस और मियोसिस होगी। अब मान लो आपके पास माइटोसिस है, एक मियोसिस है। अगर मैं माइटोसिस के आगे एक सेल बना देता हूं और अगर मैं मियोसिस के आगे एक सेल बनाता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मियोसिस के आगे सेल बना है वो कौन सा सेल है, या आप मुझे बता सकते हैं जो माइटोसिस के आगे सेल बना है वो कौन सा सेल है। तो अब आप लोग जरा
दिमाग लगाओ, आपको समझ आ जाएगा कि मियोसिस के आगे जो सेल है दैट इज जर्म सेल। क्यों है? क्योंकि जर्म सेल ही क्या बनाते हैं? गैमीट्स। और गैमीट फॉर्मेशन में ही क्या होती है? मियोसिस। सिंपल। तो जर्म सेल के आगे क्या होगा? सिर्फ गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? और यहाँ पे माइटोसिस बॉडी के किसी भी सेल में हो सकती है। दैट मीन्स क्या होगा ये सेल? दैट इज सोमैटिक सेल। बात क्लियर हुई? सोमैटिक सेल हमेशा पूरी बॉडी में कहीं भी डिवीजन होगी, दैट इज थ्रू माइटोसिस। बेटा सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n और जर्म सेल का भी 2n। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होने के बाद कोई भी सेल बनेगा तो वो 2n नंबर का ही बनेगा। दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस कैसी हुई? इक्वेशनल डिवीजन। दैट मीन्स जो भी सेल बना, जितने भी सेल बने वो हमेशा डिप्लॉयड ही रहेंगे। बट इन केस ऑफ मियोसिस क्या होगा? गैमीट्स जो बनेंगे विच इज स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल। बेटा जो भी बनेगा स्पर्म और ओवम दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट मीन्स ये कैसी डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। बात समझ में आई? नाउ इट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल हुई ना, रिड्यूस हुआ। क्या रिड्यूस हुआ? क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे मियोसिस में उन बाकी की स्टेजेस की, कि मियोसिस में कैसे कैसे जो आगे स्टेजेस आती हैं वो किस तरह से आती हैं और वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं माइटोसिस को। तो सबसे पहले हम बात माइटोसिस की करेंगे। हमने क्या देख लिया है? डीएनए रेप्लिकेट हो गया है और यहाँ पर G2 में बेटा क्या होता है? सारी की सारी प्रोटीन रेप्लिकेट हो जाती है। ठीक है? ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो प्रोटीन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है। तो वहां पे जितने भी स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, किस चीज के लिए? सेल के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, वो उनकी ग्रोथ कहाँ पे होगी? G2 फेज में। बात क्लियर हुई सबको? चलिए अब बात करते हैं माइटोसिस की। बेटा माइटोसिस से पहले थोड़े से पॉइंट्स आप देख लो जो इंपॉर्टेंट है। बेटा 95% ड्यूरेशन किस चीज की होगी? इंटरफेज की। नाउ व्हाट इज इंटरफेज? बेटा इंटरफेज कहा जाता है G1 S G2 फेज को। तो इंटरफेज किसे कहा जाता है? G1S और G2 फेज को। राइट? तो इसमें कितना परसेंट टाइम चला जाता है? 95%। तो अगर मैं कहता हूं 24 आवर्स टोटल लाइफ स्पैन, या हम बोल सकते हैं टोटल साइकिल का टाइम है, तो आउट ऑफ 24 आवर 95% विच इज 22.8 आवर। क्लियर? तो 22.8 आवर कहां पे यूज हो गया? इंटरफेस में, विच इज G1 S और G2। तो एम फेज स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से एंड एंड होती है साइटोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स टूटना। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स टूटना। तो कैरियोकाइनेसिस जो होती है उसके आगे कितने पार्ट्स हैं? देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस होगी। क्लियर? तो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के थ्रू। क्लियर? तो इंटरफेज क्या है? दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो इस फेज को क्या कहा जाता है? इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल क्या करता है? खुद को प्रिपेयर करता है। तो G1 S और G2 में सेल क्या करेगा? हर मटेरियल को डबल करेगा। ठीक है? जो भी मान लो उसके बाद डीएनए है उसे भी उसने डबल किया। देखो एस फेज में किया कि नहीं? और जो भी सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने डबल किया। कौन सी स्टेज में? G2 स्टेज में। क्लियर? तो वो क्या करेगा? एक हिसाब से खुद को प्रिपेयर करेगा इन इन G1 S एंड G2 फेज। उसके बाद जाके वो एंटर करेगा M फेज। इट इज द टाइम व्हेन सेल अंडरगोस सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम बात कर चुके हैं। In animal cell during S phase, DNA replication begin in the nucleus and centriole duplicate in the cytoplasm. बच्चे ध्यान देना, जब हमारी S phase होगी
तो डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही रहा होगा न्यूक्लियस में, बाहर साइटोप्लाज्म में क्या डुप्लीकेट हो रहा होगा? सेंट्रियोल। बात समझ में आई? तो क्यों डुप्लीकेट होगा? हमें पता है सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। कैसे हेल्प करता है? बाय टेकिंग द क्रोमोसोम इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। बात समझ में आई? क्लियर? सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स में भी तो सेल डिवीजन होती है। फ्रेंड्स, किसी को आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। क्लियर? अदरवाइज आप इसको सर्च करेंगे, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, एम से शुरू होता है वो, राइट? अब आप इसे सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। क्लियर? सो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग G2 phase protein are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues। तो हम बात कर चुके हैं G2 phase में प्रोटीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो भी हैं वो सारे डबल हो जाएंगे। बेटा व्हाट अबाउट G0 phase which is gap zero, जिसे हम क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं। बेटा इसमें क्या होता है? इसमें सेल अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेस्ट। अरेस्ट मींस सेल की ग्रोथ नहीं होगी फर्दर। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, या हमारी जो सेल की ग्रोथ है वो एक अनलिमिटेड नहीं होती है, राइट? वो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही ग्रो करेगी, उसके बाद वो हो जाती है स्टॉप। अब क्या होता है? मान लो आपको इंजरी हो गई, मान लो आप गिर गए, राइट? तो आपको क्या लग गया? कट लग गया, या हो सकता है आप काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, आई मीन सेल कहीं से रप्चर हो गए हैं। तो उन सेल को वापस से बनाने के लिए जो रप्चर्ड सेल हैं वो क्या करेंगे? सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सिग्नल, या हम बात कर सकते हैं स्टिमुलस। क्लियर? उस स्टिमुलस के थ्रू क्या होगा? G0 फेज में जो अरेस्ट होंगे सेल्स वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। एंड वो क्या करेंगे? वापस से डिवीजन शुरू कर देंगे और उस वुंड को क्लियरली भर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर जो वुंड होता है अगर वो काफी गहरा हो, या कई बार या बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई वुंड आपको लग जाता है एंड देन उसका एक स्कार रह जाता है, तो आपको बताना है वो स्कार क्यों रहता है। क्लियर? स्कार किस वजह से होगा और वो क्यों होगा? क्यों नहीं स्किन पूरी तरह से खुद को रिपेयर या हील कर पाती है? स्कार क्यों रह जाता है, किस वजह से रहता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज में हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? माइटोसिस की। माइटोसिस कैसी है? इक्वेशनल डिवीजन। दैट मींस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम व्हिच इज 2n। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की, देन हम बात करेंगे मेटाफेज की, देन हम बात करेंगे एनाफेज की, एंड देन हम बात करेंगे टीलोफेज की। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो सेल डिवीजन का ही होगा उसमें हम बात करेंगे प्रोफेज से आगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेधास्वी इंस्टीट्यूट के साथ, तो आप यूट्यूब पर तो बने रहिए, साथ ही में क्या कीजिए, हमारा आप कॉल करके हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।